नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य देश के सबसे बड़े राज्य यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कुशवाहा समाज से आने वाले केशव प्रसाद बचपन में अपने परिवार का पेट पालने के लिए पिता की दुकान पर चाय बेचते थे और अखबार भी बांटा करते थे। महज 14 साल की उम्र में घर बार छोड़कर विश्व हिंदू परिषद प्रचारक बने केशव 2007 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े। 2012 में कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधायक बने। 2014 के आम चुनावों में फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य की जीत के साथ ही वहां पहली बार बीजेपी का कमल खिला। पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले केशव प्रसाद के जरिए बीजेपी की नजर यूपी के पिछड़े वोट बैंक पर है। 14 साल से वनवास झेल रही बीजेपी की यूपी में सत्ता वापसी की जिम्मेदारी अब केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर है। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग है, आपकी अध्यक्षता में पहली बार ये कार्यकारिणी होगी, तो क्या एजेंडा सेट किया आप लोगों ने? 2017 में उत्तर प्रदेश में कमल खिले। सपा बसपा के कुशासन के कारण जो उत्तर प्रदेश पिछले 14 वर्षों में बहुत पीछे चला गया था, इससे मुक्त हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में अपना जो दायित्व है उसे निभा रहा है और ठीक ढंग से निभाए। इस रणनीति के अंतर्गत हम लोग लेकिन बैठने कोई वाले। प्रस्ताव पारित करेंगे तो उसमें क्या कैराना और बुलंदशहर ही होगा प्रस्ताव में या कुछ और भी होगा? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव है। राजनीतिक प्रस्ताव में जो भी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं उन संपूर्ण घटनाओं को हमने जोड़ने के लिए कहा है। और जब राजनीतिक प्रस्ताव आता है तो उसमें संशोधन भी आते हैं। 2 प्रस्ताव वहाँ पर आने वाले हैं। दोनों प्रस्तावों को लेकर के उसमें संशोधन भी जो आए उनको जोड़ते हुए वो प्रस्ताव कार्य समिति के माध्यम से पास होकर के और जन कल्याण की दृष्टि से उपयोगी बने, इसका हमारा प्रयास हो। अच्छा, ये बताइए मौर्य साहब कि आप लोगों का एजेंडा क्या होगा इस बार चुनाव में? विकास होगा, जाति होगा, दलित का मुद्दा होगा, क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, मुख्य एजेंडा अगर आप कहें क्या होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्य एजेंडा हमारा विकास है। लेकिन विकास माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली सरकार है वह विकास विरोधी सरकार है। विकास के मार्ग में जितनी बाधा डाल सकते हैं अखिलेश जी, वो बाधा डालने का काम करते हैं। हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता, कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना, चारों तरफ अराजकता का माहौल, डर इस सीमा तक पहुंच गया है कि लोग अपने घरों में, चाहे वो अलीगढ़ की घटना हो, अपने घर पे लोग लगा रहे हैं पट्टिका कि मैं अपने घर बेच करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखिए, ये सब बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े शब्द, बहुत अच्छा लगता है भाषणबाजी में, लेकिन अगर वास्तु स्थिति विकास पर आए तो अखिलेश यादव की सरकार आपके सामने विकास का एक मसौदा रख रही है। वो कहती है आइए हमारे साथ, आइए विकास पे बात कीजिए। मेट्रो हमने दिया, हमने हाईवेज दिया, हम विकास कर रहे हैं। आपके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी को यही कहूँगा कि अगर वास्तव में उनके अंदर साहस है विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए, तो मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से उनको, एक दिन उन्होंने कहा था कि मैं विकास पर बहस करने को तैयार हूँ, मैं फिर चुनौती दोहरा रहा हूँ, वो विकास पर बहस करें। विकास का सबसे विरोधी अगर कोई राज्य आज की तिथि में है तो उत्तर प्रदेश है, और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो श्री अखिलेश यादव जी हैं। मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो, चाहे स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की ज़रूरत हो, जो भी ऐसे मुद्दे आए उसकी एनओसी आज तक, उसका डीपीआर आज तक, उनकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम आज तक हजारों करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार ने खर्चे नहीं किए, वो लैप्स हो गए, वापस चले गए। तो अखिलेश जी, मैं सांसद हूँ, सांसद के नाते मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के 10,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से। के लिए केशव जी, विकास के लिए एक चेहरे की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना? आप ये बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दे दिया, दूसरी तरफ मायावती है, तीसरी तरफ अखिलेश यादव है। आपके पास चेहरा कौन है? समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, और श्री अखिलेश यादव जी
उसके आज की तिथि में मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश की बागडोर, देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर संभाल करके रखे हैं। मेरी अगर मान्यता, मेरी तरफ से अगर कोई पूछे तो मैं मानता हूं कि एक जिला संभालने के लायक नहीं है। उनको प्रदेश की बागडोर आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने पुत्र मोह के कारण दे दिया। बहन मायावती जी की जहाँ तक बात है, क्या बसपा में कोई दूसरा नाम उनके रहते हुए आ सकता है? क्या आएगा तो वो बसपा में रहेगा क्या? तीसरी बात, मैं आप आ रहा हूँ उस बात पे जो आप पूछना चाह रही हैं। आदरणीय शीला जी मेरी माँ के समान, बहुत आयु है उनकी, उनको चलना भी मुश्किल रहता है, लेकिन कांग्रेस ने उनको आप किसी को बोलते हैं कि वो प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नहीं उठा सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि उनके अलावा कौन? मेरे द्वारा ये शब्द निकल नहीं सकते। मैं उनकी आयु के आधार पर बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यह मैं फिर दोहराता हूं कि आदरणीय शीला जी दिल्ली से जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर न कुछ कर सकती, न कांग्रेस का यूपी के अंदर कोई वजूद है। सपा बसपा यह दो दल है, आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इनकी जमीन खिसक रही है। आज आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इनके जितने विधायक हैं वो सब चाहे सपा के हों चाहे बसपा के हों, वो तलाश रहे कैसे हम बीजेपी में प्रवेश पा जाएं। मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और आदरणीय बहन मायावती जी हों चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों, नाम नहीं बताएंगे, 100 गुना बड़े हमारे पास चेहरे हैं, लेकिन वह तय करने का काम हमारा कौन है जरा बताइए। योगी आदित्यनाथ है, कौन है? लक्ष्मी नारायण वाजपेयी है, कौन है? केंद्रीय संसद, राजनाथ सिंह जी जाएंगे, कलराज मिश्रा जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य होंगे। देखिए, ये जो आप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम अगर आप पूछें तो मेरे अधिकार क्षेत्र के ये बाहर का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, उसको तय करना है। मैं नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से फिर भरोसा दिला रहा हूँ, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी दे करके भेजेंगे तब भी हम नंबर लाएंगे, नहीं दे के भेजेंगे तब भी प्रचंड बहुमत के साथ। योगी आदित्यनाथ होंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। नहीं, योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि गोरखपुर की रैली में सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद योगी आदित्यनाथ जी का नाम जो है प्रधानमंत्री आगे रखेंगे। तो मैं यही पूछ रही हूं कि योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक व्यवस्था है उसमें व्यक्ति नहीं तय करता। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, सारी पार्टियां अपने अपने चेहरे को लेके आगे आई हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास के नाम पर हम मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। अरे मोदी जी तो वहां जाकर के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना। जाकर के नहीं, वहां जाके केशव प्रसाद भी लड़ेंगे, माननीय कलराज जी भी लड़ेंगे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी लड़ेंगे, माननीय योगी जी भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व वर्ग जनता के बीच में जाके काम कर रहा है। जनता का समर्थन हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी देगा। बहुत राज्यों में चुनाव हमने लड़े हैं, हर जगह हमने प्रत्याशी नहीं दिए मुख्यमंत्री पद के, फिर भी हमने विजय प्राप्त किया। आज हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भी जैसी नेतृत्व को आवश्यकता होगी वैसा फैसला करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये माना जाए कि जब तक इलेक्शन नहीं हो और चुनाव के समय तक भी आप लोग किसी प्रत्याशी का नाम नहीं देंगे? क्या ये डिसीजन हो चुका है? ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं देंगे। ये देने और न देने का फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। मैं यहाँ पुनः दोहरा रहा हूँ कि भाजपा उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करने जा रही, 2/3 बहुमत से लगभग जीतेगी। अच्छा, ये बताइए, जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, कार्यकर्ता के मन में पूरा उत्साह भरा हुआ है। सपा और बसपा का शासनकाल भ्रष्टाचार और गुंडा राज का एक पर्याय बन गया, इससे एक नाराजगी है लोगों में। एक बात बताइए मौर्य जी कि विकास की बात आपने की कि हम विकास के नाम पर आगे जाएंगे, लेकिन आपने वो सब कुछ किया जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में होता है। आपने जाति के नाम पर तमाम गोटे बैठाई हैं, आपने दलितों के नाम पर तमाम गोटे बैठाए। मोदी जी मऊ गए, वहां पर उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे बिल्कुल साष्टांग होकर उनकी 125वीं जन्म शताब्दी मनाने का ऐलान किया। सब कुछ हुआ, दलितों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने वहां पे की। एक दयाशंकर के बयान ने सब गड़बड़ कर दिया। देखिए, पहली बात तो आप ये जान लें, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी दल नहीं, राष्ट्रवादी दल है। क्या बात कर रहे हो? केशव प्रसाद मौर्य क्यों बने? केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से नहीं, आज से 40 साल पहले से कार्यकर्ता है। 40 साल के कार्यकर्ता को जाति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अनुप्रिया पटेल क्यों बनी? अनुप्रिया जी को नहीं बनाना चाहिए। अगर उनके अंदर योग्यता है, हमारे गठबंधन की वो सांसद हैं, सही तो बताइए ना। देखिए, अनुप्रिया पटेल क्यों बनी, केशव प्रसाद मौर्य क्यों बने, धम्म यात्रा क्यों हुई? देखिए, राजनीति है, राजनीति में हर कोई उसी तरीके से। आदरणीय अनुराधा जी, आप इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में जाति की और विभाजन की राजनीति की सख्त विरोधी है।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, मैं एक मिनट मेरी बात, कास्ट की पार्टी एक है, मिनट मेरी बात, भारतीय समाज पार्टी राजभरों की पार्टी है, उसके साथ आपने अलायंस किया। बताइए। महाराजा सुहलदेव भारत समाज पार्टी जो बनी है, महाराजा सुहलदेव वो सुहलदेव जी हैं जिन्होंने मुगल आक्रमणकारियों को इस देश से खदेड़ करके बाहर करने का काम किया। उन महाराजा जी के नाम से, महाराजा भारत समाज पार्टी के नाम से वो पार्टी बनी हुई है। और उस पार्टी को किसी एक जाति की पार्टी कैसे कह सकते हैं? अगर वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं, और हमारे साथ आज आने वाले समय में और भी बहुत सारे दल हैं जो आना चाहेंगे, नेता हैं आना चाहेंगे। आपको तो इसको ताल ठोक के जस्टिफाई करना चाहिए कि हाँ हम वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति हम है। जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम विकासवादी की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, जिससे देश जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, प्रदेश भी प्रगति के पथ पर आगे जाए, हम उस बात को लेकर के राजनीति करते हैं और उसी के लिए हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपने ये कह दिया कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम साधने की सब राजनीति करते हैं, हम बोलेंगे नहीं, ये तो मैं समझ सकती हूँ, बोलेंगे विकास करेंगे। अगर आप ये समझती हैं कि हम जो हमारा कार्यकर्ता है उसे हम सम्मान दें तो उसमें यह चश्मा लग जाएगा कि हाँ इसको जाति के कारण से अवसर दे दिया गया, तो मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ता नहीं करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, उनको अवसर मिलते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो सोचेगा कि मैं कार्यकर्ता के नाते मेरा महत्व नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता के नाते सर्वाधिक महत्व जाति के आधार पर कभी कोई विचार नहीं किया जाता। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी की दरमऊ की यात्रा थी और जो आरएसएस ने धम्म यात्रा चलाई पूरे प्रदेश भर में, दयाशंकर जी का एक बयान, उसको सब सारी जितनी चीज की गई थी, जितने ताने बाने बुने गए थे, सब पर पानी फिर गया। हमें वोट कौन देगा कौन नहीं देगा इसके लिए हमने ये सब काम नहीं किया और आगे भी ये नहीं करेंगे। जो भी महापुरुष हैं वो किसी भी जाति बिरादरी को हम जाति के चश्मे से नहीं देखते, लेकिन इस राष्ट्र के लिए जिनका योगदान है उनके योगदान के आधार पर अगर उनको हम सम्मान ना दें तो निश्चित तौर से ये लगेगा कि हम महापुरुषों का आदर। दयाशंकर जी ने सब पर पानी फेर दिया। देखिए दयाशंकर सिंह जी का एक बयान, आप भाजपा के पूर्व नेता हैं, वो पार्टी से निष्कासित हो गए, पद से हटा दिए गए, लेकिन उस विषय को आदरणीय बहन मायावती जी ने बड़े जोर शोर से उठाया। लेकिन बहन जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, 2 जून 1995 आप भी पत्रकारिता जगत में रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कार्यकर्ता थे, जिनकी जान जा सकती थी उस समय जब समाजवादी पार्टी के गुंडे इन्हीं बहन जी के साथ इनके मान सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आज स्वर्गीय हैं, इस धरा पे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं को लेकर के स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर इन्हीं बहन जी की लाज भी बचाई, जान भी बचाई। दयाशंकर सिंह जी ने एक गलती की, उनको सजा पार्टी ने दे दी, क्या जरूरत थी इनको जाकर के 23 तारीख को वहाँ प्रदर्शन करके दयाशंकर सिंह जी के बेटी को, बहन को गाली देने की, दिलवाने की। और अगर दयाशंकर सिंह गाली दे दिए, गलत कह दिए, उनको हमने दंड दे दिया, और जब बसपा का कोई नेता गलत करेगा उस पर बहन जी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या यही न्याय है? सडनली आप लोग कैसे पहुंच गए स्वाति सिंह के पास? श्री दयाशंकर सिंह जी को हमने पार्टी से निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि उनके परिवार को अनाथ छोड़ दिए। अगर उनके परिवार के ऊपर मुसीबत आई और उन्होंने मुकदमा लिखाया, 22 तारीख को, 21 तारीख की घटना है, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर में कार्यक्रम था, हम 22 तारीख को भी लड़ते रहे और 23 तारीख को इन्होंने। तो क्या ये माना जाए कि स्वाति सिंह जी को आप टिकट देंगे? देखिए स्वाति सिंह जी अभी कोई राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता नहीं है और ना उन्होंने ऐसी कोई अपेक्षा की है। इसे टिकट देने का विषय मेरे समझ ना विचाराधीन है, ना पार्टी ऐसा कोई सोच रही है। दयाशंकर जी को आप लोग वापस ले आएंगे पार्टी में? अभी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसा कौन सा आज कारण हो गया कि दयाशंकर सिंह जी को मैं वापस ले आऊंगा? आपके पुराने कार्यकर्ता रहे हुए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे, उन्होंने गलत किया, उसकी उनको सजा मिली, उनको पद से और पार्टी से निष्कासन तक का दंड झेलना पड़ा। लेकिन मुझे बार-बार बहन जी से, एक बार तो सजा मिल गई ना, उनको वापस ले आना चाहिए। बहन जी से मैं जरूर यह सवाल करना चाहता हूं कि बहन जी आप दयाशंकर सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई चाहती हैं, उन्होंने गलत किया, हमने आपके कहने से नहीं किया, हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हमने गलत समझा और हमने कार्रवाई की। आपने क्या किया? सवाल वह उठा सकता है जो आप स्वयं भी करके दिखाए, स्वयं को करना पड़े तो वोटों की राजनीति आ जाएगी। जो गुजरात के ऊना में जो हुआ उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर तो पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहन जी अपना आधार खो चुकी हैं, अगर उनका प्रभाव होता तो 2014 में एक भी सांसद नहीं जिता सकी
और मैं आपको सच बता रहा हूँ 2014 की बात तो छोड़ नहीं, दीजिए, उस समय उसको मोदी कैसे वेव छोड़ था। सकते, उसको कैसे उस समय मोदी वेव था। आज की वास्तु स्थिति की बात कीजिए। मोदी वेव खत्म नहीं हुआ, मोदी वेव बढ़ा है। अगर 2014 में बसपा एक भी लोकसभा सांसद नहीं जिता सकी और भाजपा 337 विधानसभा सीटों में नंबर 1 थी, तो आप यह समझ लीजिए कि 2017 में भी हम उससे भी अच्छी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा के जो अघोषित गठबंधन है इसको जनता जान चुकी है। आप बहन मायावती, मेरा सवाल है, आप उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अपनी अपनी जातिगत राजनीति कर रही हैं, ठीक है ना। मायावती जी ने दलितों का कार्ड साध रखा है, समाजवादी पार्टी है उन्होंने यादवों का कार्ड साध रखा है, कांग्रेस ने ब्राह्मण के ऊपर डोरा डालना शुरू किया है, बीजेपी माइनस यादव ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। इसको मान लीजिए आप। मैं मान नहीं सकता। अभी आपको और बता दूं, जिस समाजवादी पार्टी को आप यादवों की पार्टी कहती हैं, वह यादव समाज में एक बहुत बड़ा विभाजन हो गया। आप देखिएगा यादवों के बूथ भी इस बार कमल खिलेगा। और बहन मायावती जी के लिए कह रही हैं, जो दलितों की बहुत बड़ी नेता बनती हैं, उन्होंने गरीबों के और दलितों को वोट बेच करके ऐसा अविश्वास उनके बीच में पहुंचा लिया, ऐसी अविश्वसनीय नेता हो गई हैं कि इस बार आप भरोसा रखिए साइकिल तो पंचर नहीं होगी, खंड खंड होगी, और हाथी का उत्तर प्रदेश में कहीं पता नहीं चलेगा। एक सवाल, वो गई हैं गुजरात कि दलितों के ऊपर ऐसी घटना हो गई। मैं सवाल करता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था, 4.5 साल बीत गए, कहाँ थी बहन जी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से अधिक दलितों के साथ अत्याचार अन्याय की घटनाएं नहीं हुई? कहीं बहन जी गई हैं? कहीं समय नहीं मिला। ये जो गुजरात के लिए समय इनको मिल गया, उत्तर प्रदेश के लिए समय नहीं मिला, जिसने इनको नेता बनाया तो उसको ये भूल गई। जब आप बहन मायावती पर इतने सारे वार कर रहे हैं तो दयाशंकर सिंह को ले लीजिए, फिर तो सही है ना। मायावती के सामने दयाशंकर सिंह खड़े रहेंगे। ये भाजपा का चरित्र नहीं है। भाजपा का चरित्र मैंने बता दिया कि जब किसी माँ बहन बेटी की जान या सम्मान कहीं खतरे में होता है तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर, और स्टेट गेस्ट हाउस कांड, और वही बहन मायावती जी हैं जो उदाहरण है। ये मान लिया जाए कि आपके उपाध्यक्ष जिनको आप लोगों ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, दयाशंकर सिंह की वापसी बीजेपी में अभी नहीं होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई विचार यहाँ पर नहीं है कि हम उनकी वापसी को लेकर कोई विचार कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी यह अपेक्षा कर रही है कि बहन मायावती जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जो दोषी नेता उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और दयाशंकर सिंह जी का विषय भाजपा की ओर से उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन निष्कासन हो गया। लेकिन मैं उनके परिवार के साथ तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। यह मैं जरूर दोहरा रहा हूं, आगे भी दोहराता हूं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग तो ऑब्वियसली सीनियर लीडर्स की होती है। आपको खाली कह दिया जाता है कि आप ये डिसीजन हो गया, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, इसको जाकर के कार्यान्वित कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस में यही अंतर है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। हम लोग सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके कोई निर्णय लेते हैं, और यहाँ निर्णय ये नहीं कि बसपा प्रमुख मायावती जी कह दी तो किसी का टिकट पक्का और किसी का टिकट कट गया। भाजपा में एक सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक चल करके संसदीय बोर्ड के पास जाता है। कोई भी निर्णय होता है, एक हमारी कोर कमेटी है, एक हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप है, उसमें बैठ करके निर्णय लेते हैं। और क्या मैं मनमाना करूं और सबको अवहेलना कर दूं? या मेरा स्वभाव नहीं है। क्या आप अपने आप को एज ए अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष के नाते थोड़ा जूनियर समझते हैं कि मैं अभी बहुत जूनियर हूँ, एक बार का एमएलए रहा हूँ, एक बार का एमपी रहा हूँ? मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत वरिष्ठ लीडरशिप है, लेकिन इस बात का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि चाहे जितने वरिष्ठ हों, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, सबका स्नेह प्राप्त है, सबका समर्थन प्राप्त है, और सब ने मुझे बल प्रदान किया, केशव प्रसाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बताइए कि एक कंट्रोवर्सी हुई कि वरुण गांधी जी का नाम जो है, वो आपके बड़े युवा नेता हैं, उनका नाम प्रदेश की कार्यकारिणी में नहीं था। क्या अब वो है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं है। पहले एक चीज़ आप ये जान लें कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य होते हैं, जो भी राष्ट्रीय कार्य समिति, आदरणीय वरुण जी हों और चाहे कोई अन्य राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, वो सभी प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये एक हमारे संविधान की एक व्यवस्था है। इसलिए यह समाचार कहाँ से क्यों निकल गया मैं नहीं जानता, और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वरुण जी हैं और तो क्या वो झांसी में अटेंड करेंगे कार्यकारिणी को? मुझे लगता है प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, वो करेंगे, करना चाहिए।
इसमें कोई कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन मीडिया के हमारे सब साथियों का है, उनको लगा कि का नाम नहीं है, और जबकि यह एक लाइन का विषय होता है कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सम्मानित सदस्य हैं वो सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी में लोग योगी आदित्यनाथ का नाम बड़े जोर शोर से ले रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो है, सडनली उनका नाम जो है आजकल पीछे चला गया, बैकग्राउंड में चला गया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, आगे और पीछे यह विषय भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है और प्रदेश भाजपा के समक्ष नहीं है। यह विषय मुख्य रूप से यह केंद्रीय नेतृत्व के पास है। केंद्रीय नेतृत्व जिनको भी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बना करके भेजना चाहे भेज दे, ना भेजना चाहे ना भेजे, लेकिन भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर जीतने जा रही है, कोई संशय नहीं। ये आप अथॉरिटेटिवली बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? क्या चीज है आपके पास? मेरे पास सबसे बड़ी यह चीज है कि जनता का समर्थन, और मेरे देखिए, पास 2 साल आपकी सरकार को हो गया है जनता और का समर्थन और सेंटर में। कार्यकर्ताओं की ताकत और सपा बसपा में मची हुई भगदड़। आप जो स्थिति देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता क्या टस से मस अंगद की तरह पांव जमाए वो खड़ा है, एक भी हमारा कार्यकर्ता हिल नहीं रहा। रोज सपा का, रोज बसपा का, रोज कांग्रेस का कोई ना कोई विधायक। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो आने वाला समय है, मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में सपा बसपा में बस सपा का जो परिवार है वो परिवार, साम दाम दंड भेद चारों चीज लगा रहे हैं कि कैसे बीएसपी को या एसपी को तोड़ने की कोशिश पूरी तरीके से आप कर रहे हैं। मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है, जनता उनको स्वयं तोड़ दी स्वामी है। प्रसाद मौर्य को आप तोड़ के लाए। जो मैं कहां तोड़ के लाया? अभी भाजपा में वो केशव आए कहां प्रसाद है? मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ के लाए। जी नहीं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं, कोई भाजपा में शामिल है, उन्होंने बसपा छोड़ी है। और बसपा छोड़ी है तो ये बसपा की समस्या है कि मैं बसपा के संगठन को चल करके उसके लिए पहरेदारी करूंगा। मैं तो चाहूंगा बसपा खंड हो जाए, बसपा सपा खत्म हो जाए यूपी से, मेरा तो प्रयास है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कब पार्टी में मेरे ज्वाइन करा रहे हैं? मेरे सामने अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। जिस दिन मेरे पास सामने प्रस्ताव आएगा मैं विचार करूंगा। अरे अखबारों में छप रहा है कि इधर 2 दिन में आने वाले हैं। प्रदेश आप क्या अध्यक्ष, बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है। क्यों रे? क्या झांसी में उनका होने वाला है? प्रदेश अध्यक्ष आपको बोल रहा है, हमारे सामने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब प्रस्ताव आएगा तो आपको जानकारी सबसे पहले देंगे। तो झांसी में आप ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि भाई आप कह रहे हैं कि हम बड़े जोर शोर से वहां पर लखनऊ में हम स्थापित होने जा रहे हैं, हम वहां पर शासन करने जा रहे हैं, तो झांसी में कोई आईना तो दिखाएंगे। एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होती, राष्ट्रीय कार्य समिति जब होती है उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की होती है। संयोग से यह उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के कारण से यह प्रदेश कार्य समिति का महत्व बहुत बढ़ गया है। हम रानी लक्ष्मीबाई जी का वह स्थान है जहाँ पर यह बैठक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध बहुत बढ़ा है और हम उस अपराध मुक्ति का संकल्प, बुंदेलखंड को चुना है अपना कार्यकारिणी करने के लिए। जी, बुंदेलखंड एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है और वहाँ भगवान राम का भी 13 वर्ष तो का आपने वहाँ समय सब बीता कुछ है। किया और आपकी सबसे बड़ी जो रानी झांसी है, ये स्मृति ईरानी, उनको नहीं बुलाया? नहीं, अब रानी झांसी जी जो भी हैं हमारी वरिष्ठ नेता हैं, वो कार्य समिति के सदस्य नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्य समिति में नहीं है, इसलिए उनको हम शामिल नहीं कर सकते। अमेठी को उन्होंने अपनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा आप लोगों का बेस्ट हमारी वहाँ पे जो सबसे बड़ी आपकी लड़ाई है वो अमेठी की है। वहाँ पर स्मृति ईरानी जो है वो जो हर हफ्ते हर 15 दिन पे जाती है, उनको आप विशेष तौर पे आमंत्रित कर सकते थे। सिस्टम नहीं है, बाकी वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता के केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। मेरे बहुत उनके मतलब एकदम भाई बहन के संबंध हैं, हम एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, लेकिन एक सिस्टम के अंतर्गत उनको प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाने का, चूंकि राज्यसभा वो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, जिस राज्य से प्रतिनिधित्व करती हैं उस राज्य में उनको रखा गया होगा। लेकिन अमेठी के लिए आप लोग कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं कर सकते थे? कोई खास तौर पे उनको बुलाया जा सकता था? उन्होंने अमेठी को अपना कर्म क्षेत्र बनाया हुआ है। वो कर्म क्षेत्र बनाया हुआ है, उनका स्वागत है, वो जाएंगे। अमेठी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनको दौड़ाएंगे, उनकी ज़रूरत है, उनको सुनने के लिए लोगों के अंदर बहुत आकर्षण है। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ जिन भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं की आवश्यकता होगी उनके कार्यक्रम करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे और उसकी सब तैयारियां भी हैं। प्रदेश कार्य समिति में बहुत सारी योजनाओं को हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं, तो सारी तैयारियां चल रही हैं। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।